नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने इकोनॉमी प्रारंभ किया है, तो आज क्लास 6 है। तो ये कुछ दिनों लग गए अगला क्लास लाने में। उसका रीज़न ये था कि बजट आया था। तो बजट अगर मैं चाहता तो किसी सर का पढ़ के मैं पढ़ा सकता था, लेकिन जो है कि वो फील ना आता कि सभी लोग वैसा बजट पढ़ा रहे हैं, आप भी ऐसा बजट पढ़ाएं तो क्या मतलब है। तो प्रॉपर मैंने बजट को पहले डाउनलोड किया। मैं आपको पीडीएफ चाहो तो दिखा सकता हूँ। जस्ट सेकेंड। देखिए, ये जो बजट है कि मैंने पूरा बजट पहले पूरा डाउनलोड किया, प्रिंटेड फॉर्म बनवाया। इसके बाद इस बजट को जो है कि मैंने प्रॉपर अध्ययन किया। करीब जो मेन आता है करीब 190 पेज का था, तो पहले मैंने उसको पढ़ा। इसके बाद कुछ जो मेजर पॉइंट थे जो मेरे हिसाब से लगा कि ये जानना बहुत ज़रूरी है, उसमें फैक्ट को भी मैंने कवर किया है और कंसेप्ट को भी। तो इससे मुझे कंसेप्ट क्लियरिटी हो गई कि सरकार 2026 किस दिशा में बहने वाली है, यानी कि किस दिशा में चलने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कि बजट जान लेते हैं। इसके बाद 2-3 क्लास और लगेंगे, इकोनॉमी पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन सुनिएगा कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपनी हार मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपनी हार मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। वाह, ऐसा रखिए रुआब कि दुश्मन चाहे जैसा हो माफ नहीं करना है। ठीक है, कोई भी हो, याद रखिए, वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है कि बजट प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बजट 2026। मैंने इससे पहले क्लास आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने बजट से रिलेटेड हर चीज़ बता दिया है कि बजट कब कहाँ से प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था, बजट कितने प्रकार के होते हैं, जो बजट होती है उनमें कौन कौन से बजट आते हैं, जैसे जेंडर बजट हो गया, आम बजट हो गया, घाटे का बजट हो गया। तो इनमें डिफरेंस क्या है मैंने सब कुछ जो है कि बता दिया है। और बजट कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो उसे बजट को पहले क्या बोला जाता था, इसके पहले वाली क्लास में मैंने 100% कवर कर दिया है। ठीक है, तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज बजट जो 2026 का आया है उसे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले इतना जान लीजिए कि जो बजट पेश होता है उसमें जो है कि 3 वर्ष को लिया जाता है। पहला पहले का, दूसरा वर्तमान का, तीसरा भविष्य का। यानी कि अगर ये बजट 2026 है तो इसमें 2025 और 2027 को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया गया है। ठीक है, अब बजट समझ लीजिए। बजट जो है कि पेश करने वाली हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, यह एकमात्र महिला है जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया है, एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने लगातार 9 बार बजट पेश किया है। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 9 बार बजट पेश किया है। वो है निर्मला सीतारमण जी, प्रथम महिला, प्रथम व्यक्ति। ठीक है, और ये जो वित्त वर्ष था हमारा 16वां वित्त वर्ष है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए कि जो बजट का कंसेप्ट पहले प्रारंभ होता है तो बजट में पहले बताया जाता है कि बजट ने कुछ कर्तव्य खुद को दिए हैं। यानी कि अगर मैं घर बना रहा हूं तो पहले मैं अपने आप को 3 कर्तव्य देता हूं कि घर जो है कि मैं बनाने से पहले, यानी घर में इन्वेस्ट करने से पहले 3 मुख्य चीजें हैं मेरे पास, 3 कर्तव्यों के तहत मैं चलूंगा। पहला कर्तव्य में कहा है कि आर्थिक विकास का सतत तरीके अपनाना है। यानी कि इनका कहना मतलब है कि भाई देखो कि यदि हम सतत विकास करेंगे तभी जो है कि आर्थिक विकास बहुत अच्छा होगा। पहला, आर्थिक विकास सतत तरीके से करेंगे। और सतत तरीका क्या होता है, सतत तरीका का अर्थ ये होता है कि जो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, टॉप से लेकर बॉटम, तो हम लोग जो है कि हर एक व्यक्ति को विकास की राह को पकड़ते हुए चलेंगे, ताकि जो निम्न है, उच्च है, मध्यम है, सभी लोग एक समान चले। इसे कहते हैं कि सतत तरीके से विकास करना, यानी कि सबको लेकर साथ में विकास करना। ठीक है, और जो है कि जन आकांक्षाओं को पूरा करना। अब हमारी और आपकी जन आकांक्षाएं क्या है,
हमारी जन आकांक्षा ये है कि अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा हो, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो है कि चोरी डकैती हत्या ना हो, क्रिमिनलों को जल्दी सजा मिले, निर्दोषों को जेल में न रखा जाए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी सुनवाई हो। बस यही हम लोगों की मांग होती है, जिसे हमारी जन आकांक्षाओं के रूप में जाना जाता है। तो सरकार ने कहा कि हम इनकी जन आकांक्षाओं को ध्यान देंगे। ठीक है। तीसरा जो है कि सबका साथ सबका विकास, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो है कि भाषण में आप सुने होंगे कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास का अर्थ ये है कि ये जो सतत तरीका अपनाएंगे हम लोग, उसी मार्ग में जो है कि चलते हुए सबको लेकर विकास की राह पर चलेंगे। अब ये जो है कि सतत तरीका में एक चीज और जान लीजिएगा कि इसमें प्रकृति को भी शामिल किया जा सकता है कि हम ऐसा विकास करें, सतत तरीके से विकास हो और प्रकृति को भी देखते हुए हम लोग विकास करें। ठीक है। सतत तरीके, समावेशी तरीके से विकास करना। 3 कर्तव्य हम लोग जान गए। पहला सतत विकास, दूसरा जन आकांक्षाओं को पूरा करना, तीसरा सबका साथ सबका विकास। ये कोर पॉइंट था। अब इसके बाद जो है कि 3 प्राथमिकताएं दी गई हैं। जो सरकार ने 3 प्राथमिकताएं दी है अपने आप को, उसमें प्रथम प्राथमिकता यह है कि ढांचागत सुधार की गति, अनुकूलन और प्रगतिशील बनाना। अब जैसे कि ढांचाशील सुधार, मैंने ये देखिए शॉर्ट में लिखा है, उसमें तो करीब 250 वर्ड का लिखा था। तो ये ढांचागत सुधार का अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा था कि जो हमारी पारंपरिक विकास की गति चलती आ रही है, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये पेन आकर ऐसे बंद हो रही है, हमेशा ऐसे बंद हो रही है, हमेशा ऐसे बंद हो रही है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये ढक्कन टूट गया। अब ये ढक्कन टूट गया तो ऐसे बंद तो होगा नहीं, तो हम हमेशा ऐसे ही बंद करते चले आ रहे हैं। यही हमारा ढांचागत विकास था। उसमें सुधार करना है कि भाई अगर कोई दिक्कत है तो ढक्कन बदलो, ढक्कन को रिपेयर करो, फेविक्विक से चिपकाओ, या फिर जो है कि मार्केट जाके कोई नई पेन लेके आओ, या फिर जो है कि पेन को ही बदल दो, ढक्कन की बदल दो, फिर जो है कि बंद करो। यही ढांचागत विकास है। यानी कि अगर आप रोज समोसे खाते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको उसी ढांचे में नहीं चलना है, आपको समोसा खाना बंद करना पड़ेगा। वही सरकार ने कहा है कि ढांचागत सुधार करना पड़ेगा, यानी कि जो ढांचागत विकास की गति है उसमें थोड़ा सा सुधार करना आवश्यक है, जिसे जो है कि प्रगतिशील बनाना है कि ढांचागत में सुधार करके अत्यधिक प्रगति की तरफ हम लोगों को विकास करना है। इसके बाद दूसरा जो है कि प्राथमिकता इन्होंने लिखी है दक्षतापूर्ण पूंजी आवंटन, जोखिम को बेहतर प्रबंधन। अब ये जो दक्षतापूर्ण पूंजी आवंटन क्या है? अब दक्षतापूर्ण का मतलब क्या होता है? दक्ष का अर्थ होता है पूर्ण। ठीक है। अब जैसे दक्षतापूर्ण करने का मतलब है कि अगर कोई काम हम लोग कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान देंगे कि उसका जो है कि आउटकम कितना प्राप्त हुआ है। समझ रहे? यदि मैं इस पेन का निर्माण कर रहा हूं तो इस पेन के निर्माण में हमें 100% क्वालिटी, 100% क्वांटिटी, 100% सक्सेस मिला है कि नहीं, वही जो है कि दक्षतापूर्ण विकास होगा, जिसमें हम लोग लगभग 99.99% की दक्षता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। और इसमें कहा जोखिम को बेहतर प्रबंधन। अब जोखिम में बेहतर प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? यानी कि यदि मैं इस पेन का निर्माण कर रहा हूं तो इस पेन के निर्माण में हो सकता है उस मशीन में कुछ खराबी आ जाए, या फिर वो मशीन ऐसा हो जिसमें हाथ फंसने का रिस्क हो। तो जोखिम तरीके से बेहतर प्रबंधन करने का अर्थ यह है कि जोखिमों को ध्यान रखते हुए हमें विकास करना होगा। यानी कि यदि फैक्ट्री लगाने पर पेड़ों को कटाई की जा रही है तो पर्यावरण में जोखिम पैदा हो रहा है, तो हम लोग फैक्ट्री के साथ साथ ऐसी मशीन का प्रयोग करें जो उनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करे, या फिर हम लोग जितना पेड़ काटे उसका 4 गुना पेड़ लगाएं, क्योंकि एक पेड़ जो है कि करीब 20 साल लगते हैं फैलने में, और जो आप पेड़ लगाएंगे तुरंत वो जो है कि बहुत ही पतला और बहुत ही छोटा होगा। लेकिन आप जो है कि उससे 10 गुना ज़्यादा बड़े पेड़ को काटे हैं तो एक पेड़ से फायदा नहीं होगा, तो हमें एक पेड़ काटकर 10 पेड़ लगाने की आवश्यकता होगी। तो वही जो है कि कहा गया है कि जोखिम को बेहतर प्रबंधन करना, जोखिम जो हो रहे हैं उसका सुधार करना। इसके बाद किया है कि सुशासन में एआई का प्रयोग। अब जैसे कि सुशासन में एआई का प्रयोग कैसे होगा आप कहोगे, तो वर्तमान हम लोग देखते होंगे कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें जो है कि कोई भी जानकारी बहुत ही अच्छे से हमें प्राप्त हो रही है।
अब जैसे कि मान लेते हैं कि मैं पुलिस के पास गया कंप्लेंट करने के लिए कि उसने मेरा फ़ोन चुराया है, तो पुलिस पहले हेरेगी कि फ़ोन चुराने के लिए कौन सी धारा लगानी चाहिए। ठीक है, तो वो फाइल जो है कि ढूंढेगा, उसमें बताएगा फ़ोन चुराने के लिए इतने महीने इतने साल की सज़ा है, तो ढूंढने में समय लगेगा। यदि हम एआई का प्रयोग करेंगे तो उसमें तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा फ़ोन चुराने के लिए ये सज़ा होती है। इसके बाद हम डेटा निकालेंगे कि मार्क इतने एरिया में इतने इतने संदिग्ध चोर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग उसमें जो है कि एआई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कहेंगे कि ये जो संदिग्ध चोर हैं जो कभी न कभी पुलिस के थाने में आए हैं, उसमें से कितने ऐसे व्यक्ति थे जो इस एरिया में उस समय मौजूद थे। तो एआई बहुत जल्दी तरीके से उसे पता लगाएगा, तो पता चलेगा कि एक्स व्यक्ति उस समय चोर जो संदिग्ध था उस समय वहाँ पर उपस्थित था। तो उसे पकड़ के ले आएंगे, तो उसे पूछेंगे तुम वहाँ थे, तुमने फ़ोन चुराया या नहीं। तो अगर वो चुराया होगा तो देगा, नहीं तो 2 डंडा मार खाने के बाद बताएगा। ठीक है, तो सुशासन में एआई का प्रयोग करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे हम लोगों का गुड गवर्नेंस हेतु काम होगा। गुड गवर्नेंस लाने के लिए हमें अपने गवर्नेंस में कमियों को दूर करना होगा, जिसमें सबसे बड़ी कमी है भ्रष्टाचार और पूंजीवाद। यदि हम किसी भी थाने पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी सुनवाई देर में, और कोई अमीर व्यक्ति है तो उसकी सुनवाई जल्दी हो रही है। वर्तमान में हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति है जिसके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं और उनकी माँ अंधी है। ठीक है, और वो पिछले 15 दिनों से एसडीएम से मिलने के लिए गए हैं, शायद कोई नामांकन के लिए। तो जो है कि एसडीएम जी उनसे मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले, अब वो जवाब देंगे। अभी न्यूज़ पे आप लोग देखे होंगे, सोशल मीडिया पे आया था तो हमने भी देखा। तो ऐसे व्यक्तियों को सुधारने के लिए गुड गवर्नेंस लाना जरूरी है, और ऐसे व्यक्तियों की कमियों को दूर करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। और कौन कौन से प्रयास करने होंगे ये बजट में अभी तक बताया नहीं, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो पहला तो उनकी लायबिलिटी सेट करनी चाहिए, और उनका 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स करनी चाहिए, और 8 घंटे में 8 घंटे उनके पास कैमरा रहना चाहिए कि 8 घंटे में वो कितनी देर कार्य कर रहे हैं। अगर 8 घंटे उनके पास कैमरा रहेगा तो वो अपने प्रोडक्टिविटी में विकास करेंगे, और उनके ऊपर हमेशा जो है कि निगरानी रखनी चाहिए कि उनकी संपत्ति पहले 1 लाख रुपए थी, अब बढ़कर 5 लाख रुपए कैसी हो गई। दूसरा, उनकी संपत्ति का ऑडिट करना चाहिए, उनके ऊपर कैमरा रखे रहना चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 3 दिन उन्हें पब्लिक से मिलने के लिए वार्निंग देनी चाहिए कि आपको 3 दिन पब्लिक से मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि बहुत ही चर्चित में था, इसे आप 100% याद कर लीजिएगा, ऑरेंज अर्थव्यवस्था। ऑरेंज अर्थव्यवस्था में बताया गया है कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए जो है कि प्रॉपर स्कूलों का या फिर महाविद्यालयों में विकास किया जाएगा। बताया गया कि 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कंटेंट क्रिएटिंग क्या होती है, कंटेंट क्रिएटिंग कैसे किया जाता है, कंटेंट क्रिएशन में क्या लाभ होता है। तो जो है कि ये ऑरेंज अर्थव्यवस्था के तहत भारत सरकार ने जोड़ा है, जो कि नया था। इसे आप लोग ऑरेंज अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इसे नोट